Hello friends, welcome to my YouTube channel. In this video, I will teach you 7th chapter of 11th class history. The name of the chapter is The Changing Cultural Tradition, and this is the second part of this chapter. The first printed books. In this topic, we will study about the first printed books and as well as about the development of printed technology. The development of print technology was a greatest revolution of the 16th century. प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी का डेवलपमेंट होना वो 16th सेंचुरी की एक ग्रेटेस्ट रेवोल्यूशन थी, महान रेवोल्यूशन थी. प्रिंट टेक्नोलॉजी केम फ्रॉम चाइना. जो प्रिंट टेक्नोलॉजी है इट केम फ्रॉम चाइना टू यूरोप. यूरोप के अंदर प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी चाइना से आई थी, क्योंकि जो यूरोपियन मर्चेंट हैं और ट्रेडर्स हैं वो चाइना में विजिट करते रहते थे ट्रेड पर्पज से, और वहीं से है जो वो प्रिंट टेक्नोलॉजी लेकर यूरोप गए. ए जर्मन मेड द फर्स्ट प्रिंटिंग प्रेस. एक जर्मन सिटीजन था जिसने पहली प्रिंटिंग प्रेस लगाई, एंड उस जर्मन सिटीजन का नाम था गुटेनबर्ग. उसने 1450 में अपनी जो फर्स्ट प्रिंटिंग प्रेस है वो सेटअप की थी. बाय 1500 सीई के आसपास मैनी क्लासिकल टेक्स्ट, बहुत सारी जो बुक्स हैं नियरली ऑल इन लेटिन, जो सबकी सब लेटिन लैंग्वेज की थी, हैड बीन प्रिंटेड इन इटली. उनको इटली के अंदर प्रिंट किया गया. एंड प्रिंट टेक्नोलॉजी एंश्योर्ड दैट द नॉलेज, idea, opinion and information moved rapidly and widely than ever before. और प्रिंट टेक्नोलॉजी की वजह से इंफॉर्मेशन, आइडिया, ओपिनियन और नॉलेज है जो वो तेज़ी से और दूर तक है जो फैलने लगा. नाउ इंडिविजुअल कुड ऑल्सो रीड बुक्स. जो इंडिविजुअल और सिटीजन्स, जो यूरोपियंस थे या फिर इटली के जो सिटीजन्स थे, कॉमन आदमी था, वो भी अब बुक्स पढ़ सकता था बिकॉज ऑफ द अवेलेबिलिटी ऑफ द बुक्स. द ह्यूमनिस्ट कल्चर ऑफ इटली स्प्रेड मोर रैपिडली फ्रॉम द एंड ऑफ द 15th सेंचुरी बिकॉज ऑफ ग्रोइंग पॉपुलरिटी ऑफ प्रिंटेड बुक्स. और जो ह्यूमनिस्ट कल्चर है वो बड़ी तेज़ी से है जो 15th सेंचुरी के अंत तक फैलने लगा. एंड दैट इज़ ओनली ड्यू टू द ग्रोइंग ऑफ पॉपुलरिटी ऑफ द प्रिंटेड बुक्स. और ये पॉसिबल हुआ किसकी वजह से? प्रिंटेड बुक्स की पॉपुलरिटी की वजह से. द चीफ रीजन ऑफ द ह्यूमनिस्ट कल्चर ऑफ द इटली spread more rapidly across the Alps from the end of the 15th century. 15th सेंचुरी के एंड में जो ह्यूमनिस्ट कल्चर है वो एल्पस माउंटेन्स रेंज तक बड़ी तेज़ी से फैल गया था. एंड इसका जो मेन रीज़न क्या था? प्रिंटेड बुक्स वर सर्कुलेटिंग. क्योंकि जो प्रिंटेड बुक्स हैं वो सर्कुलेशन में थी और उनकी वजह से ही जो ह्यूमनिस्ट कल्चर है वो बहुत तेज़ी से आल्पस माउंटेन्स तक फैल गया था. एंड दिस ऑल्सो एक्सप्लेन व्हाई अर्ली इंटेलेक्चुअल मूवमेंट हैव बीन लिमिटेड टू पर्टिकुलर रीजन. और ये भी एक्सप्लेन करता है कि जो स्टार्टिंग अर्लियर, जो पहले के इंटेलेक्चुअल मूवमेंट थे, जो बुद्धिजीवी मूवमेंट थे, वो एक पर्टिकुलर रीजन तक ही क्यों लिमिटेड थे? क्योंकि प्रिंटेड बुक्स वर नॉट देयर, राइट? सो इन द अब्सेंस ऑफ द प्रिंटेड बुक दोज इंटेलेक्चुअल मूवमेंट लिमिटेड टू ए पर्टिकुलर रीजन, राइट? A new concept of humanism. Humanism was one of the basic feature of Renaissance. And humanism means to take interest in man and respect him. Humanism का मतलब है आदमी के अंदर इंटरेस्ट लेना और उसका रिस्पेक्ट करना. Humanism studies the problem of man. ह्यूमनिज्म आदमी की प्रॉब्लम को स्टडी करता है एंड एक्सेप्ट द इम्पोर्टेंस ऑफ ह्यूमन लाइफ, और ह्यूमन लाइफ के इम्पोर्टेंस को स्वीकार करता है. एंड
ट्राइज टू इम्प्रूव एंड मेक प्रॉस्पर हिज लाइफ। और ह्यूमन बीइंग की और आदमी की जो लाइफ है उसको इम्प्रूव और प्रॉस्पर बनाने की कोशिश करता है। इन द रेनेशा पीरियड द एग्जिस्टिंग वर्ल्ड इन विच वी लिव was given importance than the next world। और रेनेसा पीरियड में जो प्रेजेंट वर्ल्ड है उसको इम्पोर्टेंस दिया गया, ना कि नेक्स्ट वर्ल्ड को। मीन्स जो वर्ल्ड मरने के बाद होगा उसको ज़्यादा कोई इम्पोर्टेंस नहीं दिया गया। दिस इज द ह्यूमनिज्म, इसी को ह्यूमनिज्म कहा गया है। एंड ह्यूमनिज्म के जो सपोर्टर थे दोज वर नॉन एज ह्यूमनिस्ट, उनको ह्यूमनिस्ट बोला गया है जो ह्यूमनिज्म के सपोर्टर्स थे। एंड पेट्रॉर्क वॉज ए लीडिंग ह्यूमनिस्ट, और पेट्रॉर्क को एक लीडिंग ह्यूमनिस्ट के तौर पर माना गया है। ही क्रिटिसाइज्ड सुपरस्टिशियंस एंड लाइफस्टाइल ऑफ रिलीजियस लीडर। पेट्रॉर्क ने अंधविश्वासों को की आलोचना की और रिलीजियस लीडर का जो लाइफस्टाइल है उसको भी उसने क्रिटिसाइज किया। एंड ही स्ट्रेस्ड ऑन लीडिंग the existing life happily then thinking about the next life। और उसने जो प्रेजेंट लाइफ है उसको खुशी से जीने पर जोर दिया, ना कि अगली लाइफ के लिए। इटालियन सिटीजन स्पोर्टेड ह्यूमनिज्म, इटालियन सिटीजन ने है जो ह्यूमनिज्म को काफ़ी सपोर्ट किया, बिकॉज दे वर नॉट एबल टू डेवलप नेचुरल इंस्टिंक्ट बिकॉज ऑफ रिलीजियस बॉन्ड्स। क्योंकि वो जो उनकी वास्तविक जो सूझबूझ है उसको डेवलप नहीं कर पा रहे थे ड्यू टू द रिलीजियस बॉन्ड्स। जो धार्मिक बंधन है, जो रिलीजियस बॉन्ड्स हैं, उनकी वजह से वो अपनी जो वास्तविक सूझबूझ वाली जो क्वालिटी है उसको वो डेवलप नहीं कर पा रहे थे। इनफैक्ट ए फीलिंग ऑफ सेक्युलरिज्म वॉज द मेन आइडियोलॉजी ऑफ ह्यूमनिज्म। और एक्चुअल में जो सेक्युलरिज्म की जो फीलिंग है वो ही ह्यूमनिज्म की आइडियोलॉजी है। अब सेक्युलरिज्म की क्या है, सेक्युलरिज्म का में क्या होता है, वो किसी भी धर्म को नहीं मानते, राइट। उनका कोई भी अपना ऑफिशियल रिलीजन नहीं होता है। नेक्स्ट इज एस्पिरेशन ऑफ वीमेन। Women were excluded from the ideals of individuality and citizenship। Women को इंडिविजुअलिटी और सिटीजनशिप के जो प्रिंसिपल्स हैं, जो आइडल्स हैं, उनसे बाहर रखा गया। एंड मैन फ्रॉम एरिस्टोक्रेट फैमिलीज डोमिनेटेड पब्लिक लाइफ। और एरिस्टोक्रेट फैमिली के जो मैन थे वो ही पब्लिक लाइफ को डोमिनेट करते थे, पब्लिक लाइफ में उन्हीं का वर्चस्व था। एंड वर द डिसीजन मेकर इन देयर फैमिली, और मैन ही फैमिली के अंदर डिसीजन मेकर होते थे। इट वॉज द सन हु वॉज ग्रूम्ड, मीन्स हु वॉज प्रिपेयर्ड। इट वॉज सन हु वॉज ग्रूम्ड और प्रिपेयर्ड एंड एजुकेटेड टू टेक ओवर द फैमिली बिजनेस फ्रॉम हिज फादर। लड़के को है जो तैयार किया जाता था उस एजुकेशन के लिए, और जो फादर का बिजनेस है उसको टेक ओवर करने के लिए उसको एजुकेट किया जाता था, उसको प्रिपेयर किया जाता था। समटाइम द यंगर सन्स वर सेंट टू ज्वाइन द चर्च। और कई बार जो छोटे बेटे होते थे उनको चर्च में भेज दिया जाता था, चर्च को ज्वाइन करने के लिए भेज दिया जाता था। डाउरीज वर इन्वेस्टेड इन फैमिली बिजनेस, और जो डाउरीज जो दहेज आता था उसको फैमिली बिजनेस में इन्वेस्ट किया जाता था। बट वीमेन जनरली हैड नो से इन मैटर ऑफ बिजनेस। और जबकि वीमेन को है जो बिजनेस में के लिए नहीं कहा जाता था, उनका बिजनेस में कोई रोल नहीं होता था। एरिस्टोक्रेट फैमिली की हम बात कर रहे हैं यहाँ पर। इफ समवन वॉज अनेबल अरेंज एडिक्वेट डाउरी, और यदि कोई पर्याप्त जो डाउरी है वो नहीं जुटा पाता था, वो देने के योग्य नहीं हो पाता था, ही सेंट हिज डॉटर टू कॉन्वेंट्स टू लीव ए लाइफ ऑफ नन। वो अपनी डॉटर को, अपनी पुत्री को है जो कहाँ पर भेज देते, कॉन्वेंट्स मीन्स मठों में भेज देते थे, मोनेस्ट्रीज में भेज देते थे, जहाँ पर वो नन का की जो लाइफ है वो जीते थे।
but the position of women in the families of merchants was somewhat different. लेकिन जो मर्चेंट्स फैमिली हैं उनमें विमेन की जो लाइफ है वो कुछ अलग थी. विमेन ऑफन असिस्टेड देयर हस्बैंड्स इन शॉप्स दुकान वगैरह में है जो अपने हस्बैंड को हेल्प करती थी. एंड व्हेन द मेल मेंबर वर अवे ऑन वर्क, और जो मेल मेंबर है जो किसी काम से दूर होता था, बाहर होता था, वाइव्स लुक्ड आफ्टर द बिजनेस. वाइफ है जो वो बिजनेस की देखभाल करती थी. इन केस ऑफ अर्ली डेथ ऑफ ए मर्चेंट, द विडो took responsibility to perform a large role in public life. और किसी वजह से अगर मर्चेंट की डेथ हो जाती थी तो उसकी जो विडो वाइफ होती थी वो ही सारी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है परफॉर्म करती थी. उसका ही पब्लिक लाइफ में बहुत बड़ा रोल हो जाता था. ए फ्यू वीमेन वर इंटेलेक्चुअली वेरी क्रिएटिव. बहुत ही कम वीमेन है जो इंटेलेक्चुअली बहुत क्रिएटिव होती थी एंड सेंसिटिव होती थी अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ द ह्यूमनिस्ट एजुकेशन को लेकर. डिबेट विद इन क्रिश्चियनिटी के अंदर डिबेट. इन द 15th एंड अर्ली 16th centuries, many scholars in universities in North Europe were attracted the humanist idea. 15th और 16th सेंचुरी के अंदर मैनी स्कॉलर्स इन यूनिवर्सिटीज़ के अंदर बहुत सारे स्कॉलर्स ने इन नॉर्दर्न यूरोप में वर अट्रैक्टेड द ह्यूमनिस्ट आइडिया. उनको ह्यूमनिस्ट आइडिया ने काफ़ी अट्रैक्ट किया. एंड अनलाइक प्रोफेशनल स्कॉलर्स इन इटली, ह्यूमनिज्म अट्रैक्टेड मैनी मेंबर्स ऑफ द चर्च. केवल प्रोफेशनल स्कॉलर्स को ही नहीं बल्कि ह्यूमनिस्ट आइडिया ने और ह्यूमनिज्म ने जो चर्च के मेंबर्स थे उनको भी अट्रैक्ट किया. एंड दे वर अगेंस्ट अननेसेसरी रिचुअल. वो अननेसेसरी की जो पद्धतियाँ थी, प्रैक्टिसेस थी, उनके अगेंस्ट थे. एंड कॉल्ड द क्रिश्चियन टू प्रैक्टिस रिलीजन इन द वे लेट डाउन इन द एंशियंट टेक्स्ट ऑफ देयर रिलीजन. और उन्होंने क्रिश्चियंस को जो रिलीजियस प्रैक्टिसेस हैं उस तरीके से परफॉर्म करने के लिए बोला जो एंशियंट बुक्स के अंदर दिए गए थे. जो प्राचीन जो धार्मिक बुक हैं उनके अंदर जो पद्धतियां दी गई थी उनको परफॉर्म करने के लिए उन्होंने बोला. सम ह्यूमनिस्ट फेल्ट दैट द चर्च हैड बिकम एन इंस्टीट्यूशन ऑफ ग्रीड. और कुछ ये भी अनुभव करते थे कि जो चर्च वो एक ग्रीड का इंस्टीट्यूशन बन गया है, एक लालच की संस्था बनकर रह गया है. एंड प्रिंटेड ट्रांसलेशन ऑफ बाइबल इन लोकल लैंग्वेजेस ओपन्ड द आइज ऑफ द पीपल. और जब लोकल लैंग्वेजेस में बाइबल को प्रिंट किया गया, जैसे मार्टिन लूथर ने है जो जर्मन में बाइबल को ट्रांसलेट किया था, तब जाकर है कहीं लोगों की आंखें खुली. एंड इन ऑलमोस्ट एवरी पार्ट ऑफ यूरोप पीजेंट्स बिगेन टू रिबेल अगेंस्ट द टैक्सेस. और लगभग यूरोप के हर पार्ट में पीजेंट्स ने है जो चर्च द्वारा इम्पोज किए गए टैक्सेस के अगेंस्ट है जो रिबेल कर दिया, विद्रोह कर दिया. एंड प्रिंसेस फाउंड द इंटरफेरेंस बाय चर्च क्वाइट इरिटेटिंग. और जो राजकुमार या राजा थे वो भी है जो चर्च के इंटरफेयर से इरिटेट हो चुके थे. मार्टिन लूथर, ही वॉज जर्मन मंक. मार्टिन लूथर एक जर्मन मंक था हु लॉन्च्ड ए कैंपेन अगेंस्ट द कैथोलिक चर्च इन 1517. 1517 में मार्टिन लूथर ने एक कैथोलिक चर्च के अगेंस्ट एक कैंपेन लॉन्च किया. ही आर्ग्यूड दैट देयर वॉज नो नीड ऑफ प्रीस्ट टू इस्टेब्लिश ए कॉन्टैक्ट विद गॉड. भगवान के साथ या गॉड के साथ कॉन्टैक्ट इस्टेब्लिश करने के लिए किसी प्रिस्ट की जरूरत नहीं है, किसी पुजारी की या किसी मंक की जरूरत नहीं है. दिस मूवमेंट वॉज कॉल्ड द प्रोटेस्टेंट मूवमेंट. इसी मूवमेंट को प्रोटेस्टेंट मूवमेंट कहा गया है. इट led to the churches in Germany and Switzerland. और
इसने है जो इसको लेड करने का काम किया जो चर्चेज जर्मनी और स्विट्जरलैंड के अंदर थे। ब्रेकिंग देयर कनेक्शन विद द पॉप, उन्होंने पॉप के साथ अपने सभी कनेक्शन ब्रेक कर लिए, तोड़ लिए, और कैथोलिक चर्च से भी। मार्टिन लूथर हैड ग्रेट पॉपुलर अपील इन टाउन्स, और मार्टिन लूथर ने है जो टाउन्स के अंदर बहुत ज़बरदस्त अपील की, बहुत ज़बरदस्त है जो अपना पक्ष रखा अगेंस्ट पॉप एंड कैथोलिक चर्च। While the Catholic Church managed to retain influence in rural areas, जबकि जो कैथोलिक चर्च है वो उसका जो इन्फ्लुएंस है वो रूरल एरियाज़ के अंदर बना रहा, ज़्यादा रहा, क्योंकि वहाँ है जो एक तो नॉलेज भी स्प्रेड नहीं हो पाया, दूसरा मार्टिन लूथर का भी ज़्यादा जो फोकस था वो सिटीज़ के अंदर रहा, ना कि रूरल एरियाज़ के अंदर। यही रीज़न रहा कि कैथोलिक चर्च है का ने जो अपना जो रिटेन है, अपना जो इन्फ्लुएंस है वो रूरल एरियाज़ के अंदर कायम रखा था। द कंसेप्शन रेवोल्यूशन, द क्रिश्चियंस हैड बिलीव्ड दैट द अर्थ वॉज ए सिनफुल प्लेस एंड ए हैवी बर्डन ऑफ सिन मेड इट इमोबाइल। क्रिश्चियंस ये बिलीव करते थे कि जो अर्थ है वो एक सिनफुल प्लेस है, पापों से भरी हुई एक स्थान है, एंड हैवी बर्डन ऑफ सिन मेड इट इमोबाइल, और पापों के भारी बोझ ने इसको स्थिर कर दिया है, इमोबाइल कर दिया है। द अर्थ स्टूड एट द सेंटर ऑफ द यूनिवर्स, और जो अर्थ है वो यूनिवर्स के सेंटर में है जो स्टैंड करती है या रुकती है। द सेलेसियल प्लैनेट्स मूव्ड अराउंड इट, और जो सेलेसियल प्लैनेट्स हैं, दूसरे जो प्लैनेट्स हैं वो इसके चारों तरफ मूव करते हैं, रोटेट करते हैं। दिस वॉज द बिलीफ ऑफ द चर्च। द टर्निंग पॉइंट इन यूरोपियन साइंस केम विद द वर्क ऑफ कोपरनिक्स, और यूरोपियन साइंस में एक टर्निंग पॉइंट कोपरनिक्स के वर्क के साथ में आया। कोपरनिक्स asserted that the earth and other planets moved around the sun, और कोपरनिक्स ने जोर देकर कहा कि अर्थ और दूसरे प्लेनेट वो सन के चारों तरफ रोटेट करते हैं, ना कि अर्थ के चारों ओर। मीन्स कहने का कि सेंटर में अर्थ नहीं है, यूनिवर्स के सेंटर में अर्थ नहीं है, सन है जो वो यूनिवर्स के सेंटर में है या सोलर सिस्टम के सेंटर में है। एंड कोपरनिक्स वॉज afraid of the possible reaction of traditional clergymen, लेकिन कोपरनिक्स को है जो ट्रेडिशनल क्लर्जीमैन थे, जो रूढ़िवादी पादरी थे, उनके रिएक्शन का डर था। सो ही डिड नॉट वांट हिज मैन्यूस्क्रिप्ट्स टू बी प्रिंटेड, इसलिए उसने नहीं चाहा कि उसकी जो मैन्यूस्क्रिप्ट्स है, उसका जो रिटन डॉक्यूमेंट्स है वो प्रिंटेड हो। He took more than 50 years for it took more than 50 years for people to accept Copernicus thesis, और कोपरनिक्स की थीसिस को समझने के लिए, जानने के लिए 50 years लग गए लोगों को। केपलर 1571 and 1630 came with cosmographical mystery। केपलर जो एक अनदर स्कॉलर हैं रेनेशा के, उन्होंने बुक लिखी कॉस्मोग्राफिकल मिस्ट्री, उनकी बुक का नाम था कॉस्मोग्राफिकल मिस्ट्री, विच डेमोस्ट्रेटेड दैट द प्लेनेट मूव अराउंड द सन नॉट इन सर्कल बट इन एलिप्सिस, जिसमें उसने एक्सप्लेन किया कि जो अर्थ है या फिर दूसरे जो प्लेनेट हैं वो सन के चारों तरफ रोटेट करते हैं, इन नॉट इन सर्कल में नहीं, बट इन एलिप्सिस। एलिप्सिस मीन्स भी है जो सर्कल ही होता है, बट इट इज डाइवर्टेड वन साइड, ये एक साइड में डाइवर्टेड सर्कल होते हैं। थोड़ी बहुत अगर कह लीजिए कि एग की जो शेप है वो कहीं थोड़ी बहुत उससे मिलती जुलती है, लेकिन पूरे तरीके से नहीं।
राइट, पूरे तरीके से एग जैसा नहीं है, वो सर्कुलेशन तो है लेकिन इट इज डाइवर्टेड. गैली confirmed the notion of dynamic world in his work The Motion. और गैलीलियो गैली ने भी अपनी जो बुक है द मोशन में मूविंग वर्ल्ड का या डायनेमिक वर्ल्ड का जो विचार है उसको कंफर्म किया है. एंड इशाक न्यूटन्स थ्योरी ऑफ ग्रेविटेशन मार्क्ड द क्लाइमैक्स ऑफ रेवोल्यूशन इन साइंस. और न्यूटन की जो ग्रेविटेशन की थ्योरी है उसने यूरोप के अंदर जो यूरोप की जो साइंस थे उसमें एक टर्निंग पॉइंट लेकर आए. राइट, सो दिस इज द सेकेंड दिस वाज द सेकेंड पार्ट ऑफ दिस चैप्टर. So students, I hope you understand it, and if you like the video, so please subscribe it and like it.